नमस्कार, सारांश स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों में हमने पृथ्वी की घूर्णन गति को पढ़ा था, पृथ्वी की परिक्रमण गति को पढ़ा था। इससे आगे थोड़ा रह गया था उसमें, तो हमने इस वीडियो में पढ़ेंगे। पृथ्वी की परिक्रमण अवधि 365 दिन 6 घंटे की होती है। इतना हमने बता दिया था। पृथ्वी की परिक्रमण गति कितने टाइम की होती है? 365 दिन 6 घंटे की होती है। और इस 6 घंटे के कारण यानी कि 365 सही 1/4, इस 6 घंटे के कारण प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। जो हर साल का चौथा वर्ष यानी कि हर चौथा वर्ष, तो जो चौथा वर्ष होता है वो कितने 4 साल बाद जो आता है वो लीप वर्ष होता है। 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसे लीप वर्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम लीप वर्ष कहते हैं। 366 दिन का हो जाता है और 4 साल में लीप वर्ष आता है। जैसे सन 2020 में था और अब 2024 है वो निकल गया, फरवरी 29 दिन की थी। और इससे बाद अब कब होगा? 2028 में। 2028 में हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो एक नोट लगा के लिखा है कि नार्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। यानी नार्वे को क्या कहते हैं? यहाँ पर मध्य रात्रि, आधी रात में सूर्य थोड़ी टाइम के लिए होता है, इसलिए इसको मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। और ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी के अक्षांश। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो हमने पढ़ ली। इसके आगे है पृथ्वी के अक्षांश। तो पृथ्वी के अक्षांश यानी लैटिट्यूड। अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? लैटिट्यूड। वे काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुवों के समानांतर, यानी कि वे काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुवों के समानांतर पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी पर कहाँ से? पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी घूमती कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन जो रेखाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। क्या है? खींची जाती हैं। इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? अक्षांश। तो सभी अक्षांश होते हैं वो पूर्ण वृत्ताकार होते हैं। और कुल अक्षांश कितने हैं? 180। यानी कि जो 90 हो जाएंगे वो कहाँ हो जाएंगे? उत्तर में, और जो 90 रहेंगे वो दक्षिण में। यानी कुल अक्षांश हमारे 180 हैं, 90 उत्तरी और 90 दक्षिणी। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी यानी जो रेखाएं हैं उनके बीच में कितनी दूरी का फासला होता है? 111 किलोमीटर का। इसके बाद लिखा है 0 डिग्री अक्षांश। और जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची जाती हैं, 90 उत्तरी हो जाएंगी और 90 दक्षिणी हो जाएंगी। और जो बीच की रेखा रहेगी जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है वो 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं उसको। भूमध्य रेखा की भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, कितना? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। तो जो इसको हम विषुवत रेखा के नाम से जाते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश है, यानी जो दोनों तरफ की आड़ी रेखा है उनके बीच की जो रेखा है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। यह दोनों ध्रुवों के ठीक मध्य में खींची गई है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ठीक मध्य में खींची गई रेखा है। और यह सर्वाधिक लंबी रेखा होती है। इसकी लगभग लंबाई कितनी है? 40,000 किलोमीटर। हमारी जो भूमध्य रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 40,000 किलोमीटर। इसके 90 उत्तर में हो, 90 दक्षिण में अक्षांश रेखाएं हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश को नहीं गिना जाता, लेकिन इसको 0 डिग्री अक्षांश जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इससे आगे हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश को नहीं गिना जाता। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो उसकी जो लंबाई है वो कम होती जाएगी। ठीक है। इसको आप एक कागज़ पे वो बना के देख सकते हैं, डायग्राम। ठीक है। इस पर इतनी जगह नहीं है, बना के बताएंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है। भूमध्य रेखा को ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की जो लंबाई वो कम होती जाती है, यानी कि अलग अलग लंबाई की होती हैं। तो इसमें सबने पढ़ा है, सबको पता भी होगा, ज़्यादातर पता होगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। 23 डिग्री जो उत्तर में है, 23 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा कहते हैं उसको। और वही 23 डिग्री अगर नीचे की साइड है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।